नमस्कार बच्चों। समुच्चय अध्याय 1 में आज हम लोग समुच्चयों को अलग अलग तरीकों से लिखने की विधियों के बारे में जानेंगे। यानी समुच्चय को निरूपित करने के तौर तरीके। ठीक, चलिए देखा जाए किन किन तरीकों से किसी समुच्चय को लिखा जाए। यहाँ विधियों को पहले से मैंने लिख रखा है। किसी समुच्चय को निम्नलिखित विधियों से निरूपित किया जाता है। पहला, सारणीबद्ध रूप, जिसे इंग्लिश में रोस्टर मेथड या फॉर्म, लिस्ट मेथड या फॉर्म और टेबुलर मेथड या फॉर्म कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि सारणीबद्ध रूप में किसी समुच्चय को किस प्रकार लिखा जाता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण की विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम सेट को कैसे लिखते हैं ये आगे देखेंगे। और अगली विधि है चित्र द्वारा, जिसे वेन आलेख भी कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम इन विधियों में समुच्चय को निरूपित करें, समुच्चय को लिखें। पहला है हमारा सारणीबद्ध विधि यानी रोस्टर मेथड। इस मेथड में अगर हमें समुच्चय को लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखा जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक समुच्चय का जिक्र करना पड़ेगा। एक उदाहरण लेते हैं जहां हमें कुछ समुच्चय को बनाने के लिए बताया जाएगा, कहा जाएगा वाक्यों के रूप। जैसे समुच्चय के लिए बनाने के लिए वाक्य दिया जाएगा, जैसे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमें ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें प्रथम 5 प्रकृत संख्याएं हो। यह वर्णन है समुच्चय का, और इस वर्णन के आधार पे जो कुछ भी कहा जा रहा है हमें उस आधार पे समुच्चय को लिखना सीखना। तो अभी हम तौर तरीके को बता रहे हैं। आंसर तो एक ही लाइन में होगा, और कैसे लिखते हैं इन बातों को ध्यान रखना। तो इसका जवाब जो है, उदाहरण का जवाब जो है वो है कैसे, 1 2 3 4 5 कॉमा से बांटते हुए और मझोले कोष्ठक में बंद करते हुए। ये रहा हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है ना। इस जो उदाहरण दिया गया है उसमें उत्तर जो होगा वो ये होगा। अब चलिए ये बात नोट किया जाए कि आखिर समुच्चय सारणीबद्ध रूप में किसी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पूरे विवरण को पढ़ते हैं जिसमें हमें समुच्चय लिखने के तौर तरीके को बताया गया है। समुच्चय किसका लिखना है ये बताया गया। कह रहा है प्रथम 5 प्रकृत संख्या। तो ध्यान दीजिए ये नाम किनके लिए प्रयोग में ला। यहाँ पर प्रकृत संख्याओं का जिक्र है। तो चलिए साइड में आते, प्रकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक इन सारी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन कहा गया है कि सारे प्रकृत संख्याओं को नहीं लेना है, बस प्रथम 5 यानी शुरू से गिनते हुए 1 2 3 4 और 5, बस आगे नहीं लेना है, कोई भी नहीं लेना। तो यहाँ हम समुच्चय में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। पहला कदम क्या होगा, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से लिखें। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए। मतलब प्रकृत संख्या किनको कहते हैं, 1 2 3 4 को। तो एक चित्र ऐसा होता है उसका, 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का जिक्र है तो ये 5 तस्वीर हमने बना दिया। तो जो वस्तुएं हैं उन्हें जिस चेहरे में हम जानते हैं पहचानते हैं वो चेहरा यहाँ दिखाना होगा। दूसरा दूसरा पॉइंट यहाँ नोट करने लायक है कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच आपको कॉमा देना पड़ेगा। दो अलग अलग
सदस्यों या वस्तुओं, वस्तुओं के बीच कॉमा दें। यानी कि ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है अभी ये पूरा नहीं है। अभी अगर हम यहाँ अलग अलग वस्तुओं को पहचान पा रहे हैं तो दो अलग अलग वस्तु के बीच कॉमा देंगे। जैसे एक और दो अलग अलग है तो एक और दो के बीच कॉमा, दो और तीन अलग है तो दो और तीन के बीच कॉमा, इसी प्रकार से दो अलग अलग वस्तुओं के बीच कॉमा देंगे। कॉमा नहीं देंगे तो क्या फायदा, फर्क पड़ेगा? तो देखिए ये कॉमा नहीं दिया और ये कॉमा दे दिया। जैसे ही कॉमा हम नहीं देते हैं तो यहाँ जो संख्या हमें दिख रही वो एक संख्या है 12, जबकि यहाँ दो अलग अलग संख्याओं के बारे में हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। तो ध्यान रखिए, कभी भी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखते समय जिन वस्तुओं को हम लिखेंगे तो उससे अलग दूसरे वस्तु को लिखते समय कॉमा देने के बाद दूसरे वस्तु को लिखेंगे। तीसरा, सभी को मंझोले कोष्ठक के अंदर लिखना होता है। सभी वस्तुओं को मंझोले कोष्ठक के अंदर लिखें। मतलब ऐसे अब जाके एक जो कहा गया है वो पूरा हुआ। किस रूप में? सारणीबद्ध रूप में। बिना कोष्ठक का हम समुच्चय नहीं लिखेंगे। कोष्ठक से समुच्चय की पहचान होती है। कोष्ठक देना जरूरी है। कोष्ठक थैले, बैग की तरह काम करता है, झोला की तरह काम करता है जिसमें हम वस्तुओं को रखते हैं। तो समुच्चय में ये कोष्ठक का जो जोड़ा है यह बैग की तरह काम करता है कि इसी के अंदर जिन वस्तुओं का जिक्र यहाँ किया गया रहता है सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को लिखते हैं, उनसे फालतू किसी भी वस्तु को नहीं लिखते। ये तीन बातों को ध्यान में रखकर हम पूरे समुच्चय को लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें दो और बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या है वो दो बातें? चलिए देखा जाए। मुख्य बात क्या है? ध्यान देने वाली मुख्य बात, वस्तुओं का क्रम महत्व नहीं रखता है इस तरह के समुच्चय में। वस्तुएं यानी सदस्य जो हैं, वस्तुओं का क्रम, वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब अगर कोई एक दो तीन चार पांच लिख रहा है या दो पांच एक चार तीन लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों एक समान है, ये बराबर समुच्चय है। बराबर समुच्चय के बारे में अलग से जानेंगे। फिलहाल में एक लाइन में समझ लीजिए, जो जो सदस्य यहाँ है वही के वही सदस्य यहाँ दिखने चाहिए, चाहे वो कहीं भी दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तीन यहाँ भी तीन है, चार हाँ यहाँ भी चार है, और पांच यहाँ भी पांच है। इसके अलावा कोई भी वस्तु दोनों में कोई भी फालतू का यानी अतिरिक्त वस्तु नहीं है। तो क्रम चाहे कोई भी लिखे फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी मुख्य बात यह है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। वस्तुओं को जो एक बार लिख दिया उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। किसी वस्तु की पुनरावृत्ति यानी दोबारा लिखना नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई नया समुच्चय नहीं बनता है। हम अगर मान लेते एक अलग उदाहरण दे रहे हैं, इससे अलग उदाहरण दे रहे हैं, एक एक और दो लिख रहे हैं, ये वही चीज है जो ये है, दोनों बराबर चीज। यहाँ तीन वस्तुएं नहीं है भाई, ध्यान से समझ लीजिए। पहले समुच्चय में एक एक दो तीन वस्तुएं नहीं है, दो ही वस्तुएं, क्योंकि एक और एक को दो बार नहीं गिनेंगे। एक और एक एक ही बार गिना जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी लिखा हुआ हो।
उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी समुच्चय को हम सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। क्या क्या भैया? पहले तो वस्तुओं की पहचान कीजिए, किन वस्तुओं का जिक्र है उनके तस्वीर की पहचान कीजिए। दो अलग अलग वस्तुओं को कॉमा से बांट कर लिखिए और फिर इन सबको मंझोले कोष्टक में लिख दीजिए। इन बातों को ध्यान में रखना है, आंसर तो एक ही लाइन में आ जाएगा, उत्तर तो यही है। हमें यहाँ ध्यान देने वाली बातें क्या है वो समझनी है। वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है यहाँ, और किसी वस्तु की पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे हम लोग, दोहराएंगे नहीं, उससे नया समुच्चय नहीं बनता है। ये है सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को लिखने का तौर तरीका। जैसे तो चलिए और उदाहरण देखा जाए। यहाँ पर एक उदाहरण और, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समुच्चय, का समुच्चय ये बनाना है। तो उत्तर क्या होगा इस उदाहरण का? स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ये छोटे बड़े अक्षर होते हैं और समानतः पे छोटे अक्षरों का ही प्रयोग सदस्यों के रूप में होता है। तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा करते हुए जेड तक लिखेंगे। ये 26 अक्षर होते हैं, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा है ना, ये स्वर वर्णों की बात कर रहा है। तो स्वर वर्ण इसमें कौन कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 स्वर वर्ण है, सभी जानते हैं। इन्हें कॉमा से बांटकर लिखना होगा हमें। तस्वीर हम पहचान चुके हैं इनकी। अक्षर का संकेत क्या है, वर्णमाला में इन वर्णों का संकेत क्या है, ये जानते हैं। और मंझोले कोष्ठक के अंदर इन सारे वर्णों को लिख दीजिए। यह समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, इसी तरह के और भी उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर आपको समुच्चयों को लिखने के लिए कहा जाएगा सारणीबद्ध रूप। लेकिन बात ध्यान देने वाली फिर से है, सारे समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सभी समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसा है, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि 1 तथा 3 के बीच या 2 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को लिखिए। समुच्चय बनाइए। तो जवाब है कि इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनमें कहां से शुरू करो और उसके ठीक बाद क्या होगा नहीं लिख सकते। जैसे मान लेते हैं 1 और 2 के बीच आपने अगर 1.1 लिखा, जो 1 से आगे है और 2 के पहले है, इनके बीच में है, तो आप इसके पहले बहुत नंबर छोड़ चुके हो। 1 और 1.1 के बीच अनंत नंबर छोड़ चुके हो, और 1.1 के ठीक बाद क्या लिखोगे नहीं बता सकते, जबकि हमें पता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। यहाँ सारणीबद्ध रूप में हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से पता रहते हैं, जबकि यहाँ अगला कौन होगा नहीं स्पष्ट रूप से पता है। क्योंकि अगर 1.2 लिख रहे हो तो इसके बीच अनंत संख्याओं को छोड़ चुके हो, जबकि लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर जो पिछला उदाहरण है हमारा, इसमें ये लगातार 5 प्रकृत संख्याएं लिखी गई हैं, और अगर कहा जाए कि 1 और 2 के बीच कुछ छूट रहा है तो नहीं, 2 और 3 के बीच कुछ नहीं छूट रहा, 3 और 4 के बीच कुछ नहीं छूट रहा, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण है कि 1 के बाद ठीक कौन सा संख्या आएगा नहीं बता सकते। अगर किसी संख्या को आप बता भी रहे हैं तो 1 के बाद जैसे 2 आया प्रकृत संख्या, तो 1.1 के बाद कौन सा वास्तविक संख्या होगा नहीं बता सकते।
और इस कारण से हम इस तरह के समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख सकते। चलिए अब बात करते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि का। सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड यानी गुण प्रकटीकरण विधि। इस विधि में हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं, इसके लिए उदाहरण लेना होगा। क्योंकि हम सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को लिखना सीख चुके हैं, तो मान के चलिए कि हमारे पास सारणीबद्ध रूप में एक समुच्चय लिखा है ए। क्या है? वही जो पीछे बताया है, 1 2 3 4 और 5। ये प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का संग्रह है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संग्रह या समुच्चय। तो ध्यान दीजिए, जब हम गुण प्रकटीकरण विधि में यानी समुच्चय निर्माण विधि में किसी समुच्चय को लिखते हैं तो तौर तरीका क्या है, देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी उदाहरण को लिख रहे हैं और फिर उसका क्या रूप होगा वो बताएंगे। सबसे पहले इनमें से जो जो सदस्य आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, हर एक को एक अक्षर से डिनोट कर देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला या ग्रीक अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे मान लिया हर एक को एक्स। ये लिखने का मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा, मैंने स्वेच्छ सदस्य के बारे में जिक्र किया था। इसका मतलब x बराबर 1 या x बराबर 2 या x बराबर 3 हुआ। यानी हर एक सदस्य को x मान लेना है। याद रखिएगा कि यह कौन सा रूप है? ये सारणीबद्ध, ये जो है सारणीबद्ध रूप है, आपका सारणीबद्ध रूप है। हम इसे गुण प्रकटीकरण में लिखना चाहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा तरीका भैया? ए समुच्चय को लिखना है तो हर एक को एक्स मानिए और लिखिए यहाँ एक्स, ब्रैकेट में शुरुआत एक्स से होगी। और ये कॉलन का सिंबल देंगे, कॉलन पढ़ते, सच दैट, कॉलन नाम है और सच दैट पढ़ते हैं, कॉलन, और इसे पढ़ेंगे सच दैट। यानी इसे क्या कहेंगे? एक समुच्चय है जिसका सदस्य एक्स है और एक्स इस प्रकार है कि वह निम्नलिखित गुण का पालन कर रहा है। यानी यहाँ एक्स के द्वारा पालन किए गए गुण धर्म को लिखते हैं। एक्स किसको माने? इनमें से हर एक को एक्स माने, है ना? समझ में आया? इनमें से हर एक को एक्स माने। अब ये जो है क्या है? तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या है, तो जिस रूप में इनकी पहचान होती है यही इनका गुण है। याद रखिए, जिस रूप में इनकी पहचान होती है वो ऐसा नाम होना चाहिए जिनसे सिर्फ इनके बारे में पता चलना चाहिए, फालतू किसी चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं? एक समुच्चय है, इसका एक सदस्य एक्स है और एक्स के बारे में यहाँ लिखेंगे एक्स क्या है, तो एक्स एक या 6 से कम, ये जो भी प्रकृत संख्या है 6 से कम है, तो एक्स 6 यानी 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। शब्दों में बता दिया, प्राकृत संख्या है। ये जो भी बताया गया है इससे सिर्फ और सिर्फ आपको किसके बारे में पता चल रहा है? तो इन्हीं पांचों के बारे में पता चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ प्राकृत संख्या बोलते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लिखते हो एक से प्रकृत संख्या है तो इसका सीधा मतलब है एक से अनंत तक प्रकृत संख्या के बारे में बता रहे हैं आप। क्योंकि प्रकृत संख्या बोल देने का मतलब ही होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। लेकिन हमारे पास तो अनंत तक नहीं है, 1 से 5 तक है, जो कि सारे के सारे 6 से कम है, तो ऐसे बता सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, और या एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है। याद कीजिए, इस तरह का चीज का जिक्र कर दिया। एक्स समुच्चय एन का एक सदस्य है। एन क्या है? प्रकृत संख्या को सूचित करने वाला एक अक्षर है, ये प्रकृत संख्या को निरूपित करता है। तथा यहाँ बताइए कि एक्स जो भी है वह 6 से कम। ये पहचान हो गई कि भैया एक्स जो है वो है क्या, पहचान हो गया।
और ये हो गया शर्त उस पर, जरूर नहीं कि हमेशा शर्त लागू हो। याद रखिए गुण प्रकटीकरण में ये कॉलम साइन के बाद उन सूचनाओं को देते हैं, उन चीजों को लिखते हैं जिनका पालन ये सारे के सारे सदस्य करते हैं, कोई फेल नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि में किसी समुच्चय को लिखते हैं। ठीक, ये दूसरा रूप जो है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूप है। दोनों रूप सही है, कोई भी लिखिएगा आंसर में सही है, लेकिन कोशिश कीजिए दूसरा लिखने और पढ़ने के तौर तरीके। ऊपर जो लिखा गया है वही चीज नीचे लिखा गया है। एन एक से प्रकृत संख्या है और यह एक 6 से कम है, तो 6 से कम प्रकृत संख्या दे दीजिए कौन है वहां, 1 2 3 4 5 यही है। चलिए आगे बढ़ते, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि सारणीबद्ध रूप में एक समुच्चय का जिक्र है और इसमें वही चीज है, लेते हैं हम क्या, ए ई आई ओ यू, इसका जिक्र पहले अभी उदाहरण में कर चुके हैं। और अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो हर एक को एक्स मानना होगा। याद रखिए यहाँ वो नाम रखेंगे जो पहले से यहाँ उपस्थित नहीं हो। एक्स जो है हमारा, इनमें से हर एक को मानेंगे, एक्स ए को भी मानेंगे, ई को भी, आई को भी, ओ को भी और यू को भी, एक्स हर एक को मानेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर वर्ण है। याद रखिए यहां हमेशा एक वचन लिखा जाता है, बहुवचन में वाक्य नहीं लिखा जाता है, एक वचन में। समझा रहे हैं आपको, अंग्रेजी वर्ण, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है। हो गया काफी है सूचना इतना, क्योंकि जो लिखा है इससे सिर्फ इनके बारे में पता चलता है। और कोई भी अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है तो यहाँ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वर्ण और स्वर वर्ण में फर्क है। वर्ण बोल देने का मतलब ए से जेड तक हो गया, लेकिन यहाँ ए से जेड तक तो दिया नहीं है, यहाँ सिर्फ ए ई आई ओ यू दिया है जिन्हें स्वर वर्ण से पहचानते हैं। जो नाम यूज किया जाता है यहाँ प्रयोग में लाया जाता है वही कहलाता है गुण, और गुण लिख देना यही गुण प्रकटीकरण है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ एक वचन में वाक्य को लिखना है, क्योंकि जब भी हम इसको पढ़ेंगे इन इन वस्तुओं को लेकर, जैसे एक्स की जगह ए लेकर पढ़िए, एक्स की जगह ए लिखिए, ए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, सही साबित हो रहा है। फिर ई रखकर पढ़िए, ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है। तो एक एक अक्षर को रखकर पढ़ेंगे, तो एक अक्षर रखेंगे तो एक वचन ही होगा ना, लेकिन बारी बारी से सबको रखेंगे, पहले ए रखा फिर ई, आई रख के पढ़िए, आई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, तो ये पूरा वाक्य सही साबित होता है। लेकिन जरा बी रख के पढ़िए, बी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, गलत है, तो बी यहाँ आ नहीं सकता। सी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, ये भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकते हैं। तो इस गुण धर्म का पालन जो जो अक्षर करेंगे वही यहाँ इकट्ठा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि गुण प्रकटीकरण में जब भी किसी समुच्चय को लिखना है, मान लीजिए ए समुच्चय को लिख रहे हैं, तो ए का सदस्य एक्स मानिए, वाई मानिए, कुछ वो मानिए, यहाँ सिंबल आपका होना चाहिए। और एक्स द्वारा जो गुण पालन होता है, पालन किया गया गुण लिखते हैं, एक्स के द्वारा पालन किया हुआ गुण, यानी एक जिस गुण का पालन करता है उस गुण धर्म को यहाँ लिखते हैं, जिससे सिर्फ उसी के बारे में पता चलता है जिसको हम इकट्ठा करना चाहते। तो इस प्रकार ये गुण प्रकटीकरण हो गया जिसमें हम समुच्चय को लिखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से एक विधि से दूसरे विधि में हम बदलते हैं समुच्चय को। जैसे यहाँ हम देख लें कि सारणीबद्ध रूप अगर दिया है तो सारणीबद्ध विधि में जो दिया है उसे गुण प्रकटीकरण में कैसे लिखें। गुण प्रकटीकरण विधि में कैसे लिखें।
तो एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, उदाहरण मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है। पहला नंबर उदाहरण क्या है? यह 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, और इसे हम गुण प्रकटीकरण सारणीबद्ध रूप में दिया, गुण प्रकटीकरण में लिखना है। तो क्या करेंगे, हर एक को एक्स मानेंगे, अभी सीखा है, और एक्स के बारे में बताएंगे एक्स है क्या। आप ध्यान से पढ़िए, यह विषम प्रकृत संख्या है। एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है। काम हो गया, यही लिखना था। इसे हम लोग फॉर्मूला यानी सूत्र से भी लिखते हैं। विषम प्रकृत संख्याओं का सूत्र होता है 2n घटाओ 1, और n होता है हमारा प्रकृत संख्या, और n के बारे में कुछ नहीं बताना है क्योंकि अनंत तक जा रहा है। n का मान प्रकृत संख्या से उठा के रखिए, आपको 1 3 5 7 यही चीज मिलने वाले हैं। तो आप ऊपर वाले तरीका से लिखिए या नीचे वाले तरीका से, बात एक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 20 समुच्चय दे रखा है, इसमें है 2 4 8 16 बस। पहचानना होगा कि यहाँ जो भी दिया गया है वो किस गुण धर्म का पालन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं यहाँ ये 2 का पहला पावर है, शक्ति है यानी घात है, ये 2 का दूसरा घात है, ये 2 का तीसरा घात है, ये 2 का चौथा घात है। इसी प्रकार आपको पहचानना होता है। और जब गुण प्रकटीकरण में लिखेंगे तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसको सूत्र से लिखते हैं। हम सबको एक्स मानेंगे और बताएंगे एक्स का चेहरा कैसा है भैया। तो देखिए ध्यान से, ये घात के रूप में है। 2 का पहला, 2 का दूसरा, 2 का तीसरा, नहीं 2 का घात है तो 2 लिखेंगे, यानी सबका आधार 2 है तो 2 लिख देंगे, और घातांक जो है 1 2 3 4 बदल जाए उसकी जगह n लिख देंगे। और n के बारे में बताएंगे n है क्या, तो 1 2 3 4 इसे तो प्रकृत संख्या कहते हैं, लेकिन सारा प्रकृत संख्या नहीं है बंधु। यह 5 से कम है, प्रकृत संख्या है 5 से कम। तो इस तरह से सूत्रों के द्वारा इसे निरूपित करते हैं। पहले पहचाने, उसके बाद देखिए सबका आधार समान है, वही आधार लिख देंगे, और जो बदलता है उसे n मान लीजिए। n की पहचान कीजिए, 1 2 3 4 वो प्रकृत संख्या है, लेकिन सारा प्रकृत संख्या नहीं लेना है, 5 से कम लेना है। और इस प्रकार हम सारणीबद्ध रूप से गुण प्रकटीकरण रूप में लिख सकते। अब चलिए उदाहरण देखेंगे उल्टा इसका। गुण प्रकटीकरण अगर हो विधि, तो उससे सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखें। उदाहरण के तौर पे पहला नंबर दिया हुआ है, एक समुच्चय है जिसका सदस्य एक से, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, बहुत ढंग से समझ में आएगा। एक से एक का समुच्चय सदस्य है, और यह एक प्रकृत पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है, और इतना ही नहीं, तथा कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है 1 से 6 के बीच वाला। एक की पहचान तो बता दिया कि वो क्या है भैया, पूर्णांक संख्या, लेकिन शर्त भी लागू कर दिया कि सब पूर्णांक नहीं लिखना है, 1 से 6 के बीच जो है पूर्णांक संख्या, जानते हैं ना, इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में। क्या हो, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ये सब कहते हैं। तो 1 से 6 के बीच क्या है, पूर्ण रूप में रहता है ये। तो 1 से 6 के बीच 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इन्हीं की बात वो ऊपर कर रहा था, और इस प्रकार गुण प्रकटीकरण से हम सारणीबद्ध रूप में लिख पाते हैं। तो इसी प्रकार जो भी प्रश्न आपको दिया जाए उन्हें ढंग से पहले पढ़ लें, समझ लें किन वस्तुओं का जिक्र हो रहा है, किन शर्तों को पूरा किया जा रहा है, शर्त है भी कि नहीं, और शर्तों को समझते हुए, गुण को समझते हुए उन वस्तुओं का इकट्ठा कीजिए जिनका जिक्र वहां हो। ठीक। तो दो विधियों को सीखा और उनको एक दूसरे में बदलना सीखा। अब आइए आलेख की विधि, वेन आलेख की विधि। इसमें हम लोग किसी समुच्चय को दर्शाने के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए कि हमारा समुच्चय ए है और इसके सदस्य 1 2 3 है, मान के चलो। अब इसी समुच्चय को चित्र के द्वारा दर्शाना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए
या तो ये सर्किल का प्रयोग कर लेंगे, या ये ओवल यानी अंडाकार डिजाइन जो है शेप है इसका प्रयोग कर लेंगे, या कोई भी ऐसा शेप यूज कर लेंगे, आकार यूज कर लेंगे, इस तरह का तीनों में से किसी का प्रयोग। नाम लिख दीजिए कि यह किस समुच्चय का यहाँ जिक्र हो रहा है, और उन सदस्यों को इसके अंदर कहीं भी लिखिए, उसके आगे डॉट दे दीजिए, पीछे नहीं आगे, नहीं तो पीछे देने पे कंफ्यूजन शुरू करेगा। मतलब अगर 3 लिख रहे हैं इसके आगे दीजिए ये सही है, और पहले देंगे तो ये कंफ्यूज करेगा, ये 0.5 पढ़ा जाएगा, यानी 0.5 जैसा ये दिख रहा है, दशमलव वाला नंबर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप याद रखिए इन नंबर्स को इस घेरे में कहीं भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ लिख दे तब भी सही है, दोनों एक ही जैसा है। इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिए किसी भी सदस्य को कहीं भी, किसी भी सदस्य को कहीं भी, ये समुच्चय को दिखाने का, लिखने का चित्र द्वारा विधि है, यानी वेन आलेख जिसे कहते हैं। एक और खास तरह का समुच्चय होता है जिसके लिए वेन आलेख खींचते हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।